कहता है कि 25 साल मतलब 25 साल से जो लड़कियां हैं, 25 साल के ऊपर वाली लड़कियां हैं, सारी नहीं, कुछ जो लिव इन में रहती हैं, वो मुंह मार के आती हैं 4-5 लड़कों का। लड़कियां लाते हैं 25 साल की। अब 25 साल की लड़की 4 जगह वो मुंह मार चुकी। मुंह मार के आती हैं। अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट. You should never be supporting highest order. All the namards of the society, all the fucking namards of the society is for. Remember, he is saying लड़कियां लिव इन में होती मुंह मार के आती. उसने ये क्यों नहीं बोला जो लड़के लिव इन में रहते हैं वो भी मुंह मार के आते हैं? क्यों नहीं बोला उसने? क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? 17 सितंबर शाम के 7:30 बजे गाजियाबाद में, समय था शाम के 7:30 बजे, ट्रोनिक सिटी पुलिस चौकी C10, शाम का वक्त था, सब लोग आराम कर रहे थे, पुलिस वाले भी आराम कर रहे थे, चारों तरफ खामोशी। लेकिन तभी पुलिस का मोबाइल बजता है, घंटी बजती है और सूचना आती है कि उधर से 2 बदमाश गुजरने वाले हैं। और फिर क्या था, पुलिस जाल फैला देती है, तैयारी में हो जाती है कि बदमाशों को छोड़ना नहीं है, क्योंकि सरकार योगी की है और सूचना पूरी तरह से सही थी। पुलिस के जाल में वो दोनों बदमाश फंस जाते हैं और 15 मिनट में 25 राउंड गोलियां चलती हैं और पुलिस वालों को भी गोली लगती है, पुलिस की गाड़ी में भी गोली लगती है और बदमाश भी घायल होते हैं पुलिस की गोली से। और घायल को जब अस्पताल भेजा जाता है तो पता चलता है दोनों की मृत्यु हो जाती है, मर जाते हैं दोनों। लेकिन इन दोनों बदमाशों का कथावाचक अनिरुद्धाचार्य से क्या संबंध था, इनके साथ इनका क्या मामला था, फिर दिशा पाटनी के साथ क्या मामला था और उनकी बहन खुशबू पाटनी। आइए बताते हैं ये जो पूरी कहानी है, ये जो पूरी स्टोरी है, ये कैसे उन बदमाश और कथावाचक और दिशा पाटनी के घर से संबंधित हो जाती है। आइए बताते हैं आपको पूरी कहानी। आइए आपको ये पूरा मामला हम समझाते हैं कि आखिर ये जो तीनों जगहें हैं एक दूसरे से कैसे जुड़ी हैं। एक वो एनकाउंटर वाली जगह, एक कथावाचक अनिरुद्धाचार्य और एक इधर दिशा पाटनी। आइए बताते हैं कि ये जो बदमाशों का जो एनकाउंटर हुआ है, ये जो त्रिकोण बन रहा है किस तरह से बन रहा है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य एक दिन कथा कह रहे थे और उनकी कथा में एक व्यक्ति उठता है और सवाल पूछता है कि जैसा कि आप लोग देखते होंगे कि तमाम लोग सवाल पूछते हैं उनसे। तो वो जो व्यक्ति होता है, वो जो शख्स होता है, वो सवाल पूछता है कि बाबा जी ये बताइए महाराज कि मेरी शादी होने वाली है, घर वाले मेरे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि मैं शादी कर लूं, लेकिन मुझे आजकल जिस तरह से जो घटनाएं हो रही हैं उससे मुझे बहुत डर लगता है शादी करने से। तो कथावाचक अनिरुद्धाचार्य का जवाब ये था कि 14 वर्ष की लड़की लाना, क्योंकि 25 साल की जो लड़कियां शादी करके दूसरे के घर में आ रही हैं वो पूरी जवान हो जाती हैं और कहीं न कहीं उनका संबंध बन जाता है, वो मुंह मार के आई हुई रहती हैं, वो इस तरह की बातें बोलते हैं जवाब में। और उनका जो ये वक्तव्य है जब सोशल मीडिया पे वायरल होता है तो कुछ लोग उनसे नाराज़ भी होते हैं। उसके बाद जब उनका ये जो लाइनें थी जब सोशल मीडिया पर वायरल हो गई महिलाओं को लेकर, तो एक महिला है दिशा पाटनी जो अभिनेत्री हैं, उनकी जो बड़ी बहन है जिनका नाम है खुशबू पाटनी, ये फौज से रिटायर्ड ऑफिसर। अब इन्होंने जब अनिरुद्धाचार्य की बातों को सुना तो इनको बहुत बुरा लगा और इन्होंने भी जहर उगला सनातन के खिलाफ, अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ। और इनका भी जो कमेंट था वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हुआ।
और इसके बाद फिर इनका जो बरेली में इनका जो घर है खुशबू पाटनी का, वहाँ पर जो 11 तारीख को 9 राउंड गोलियां चलती हैं और सुबह के 4 बज रहे थे। क्योंकि वो जो गोली चल रही थी वो लगभग इनके घर से 150-200 मीटर की दूरी पर चल रही थी और गोली चलने की आवाज़ लोगों के कानों तक तो जाती है, लेकिन इस घटना का जिक्र कहीं नहीं होता है। लेकिन कुछ लोग जो इस घटना को अंजाम दे रहे थे, जिनकी साजिश थी, वो इंतज़ार कर रहे थे कि सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल पर ये जो 9 राउंड गोलियां जो चली हैं, जो फायरिंग हुई है सुबह 4 बजे 11 तारीख को, 11 सितंबर को, उसकी खबर अब तक आई क्यों नहीं। फिर ये प्लान बनाया जाता है कि 12 तारीख को भी लगभग 3:30 सुबह और नज़दीक से फिर 9 राउंड गोलियां चलती हैं, बालकनी में फायरिंग होती है, हालांकि कोई हताहत नहीं होता है। अब ये जो दोबारा जब गोलियां चलती हैं, तब जाके पुलिस छानबीन खोजबीन शुरू करती है कि आखिर ये जो घटना हो रही है, ये जो फायरिंग हो रही है, इसके पीछे किसका हाथ है। और फिर इसके बाद गोल्डी बरार का एक खास गुर्गा है, उसने अपने फेसबुक अकाउंट पर मैसेज डाला कि जो सनातन नाम है, इसको लेकर जो सरकार है और जो पॉलिटिकल जो पार्टियां हैं, वो अपनी रोटियां सेकते हैं, वो सनातन का मुद्दा उठाते हैं, लेकिन असली सनातनी हम हैं जो धर्म की रक्षा करते हैं। और उसके बाद जो प्लान बनाया जाता है, उस फेसबुक आईडी से जिस गुर्गे ने पुलिस को चैलेंज किया था कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, योगी सरकार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है, फिर उसी का जो जवाब है वो दिया गया 17 सितंबर को शाम के 7:30 बजे। योगी की पुलिस ने ये बता दिया कि वो कितनी काबिल है और बदमाश उसके जाल में जब चाहे तब फंस जाएंगे और वो बदमाशों को छोड़ेगी नहीं। गाज़ियाबाद में जो 17 तारीख को मुठभेड़ होती है शाम को 7:30 बजे, उसमें रविंद्र और अरुण दोनों मारे जाते हैं। जब पुलिस छानबीन करती तो पता चलता है कि इन दोनों अपराधी का नाम, रविंद्र जो है रोहतक का रहने वाला था। अब यहाँ पर जो बात आती है, एक रोहित गोदारा है और ये जो रोहित गोदारा है गोल्डी बरार का बहुत ही खास गुर्गा है। तो रोहित गोदारा अपने फेसबुक अकाउंट पर, इनकी जब मुठभेड़ होती है पुलिस से और ये मारे जाते हैं, तो वहाँ पर जब सोशल मीडिया पे ये होता है कि नहीं इनका इनकाउंटर हो गया, ये सब मारे गए, तो ये कहता है नहीं, ये अपने फेसबुक अकाउंट से भेजता है मैसेज कि ये मारे नहीं गए हैं, ये शहीद हुए हैं। वो शहादत का नाम देता है और मैसेज और भी ज़्यादा करता है कि सनातन की जो लोग रक्षा कर रहे हैं हिंदुस्तान में, उनको इस तरह से मौत के घाट उतार दिया जाता है। धर्म की बात करना गुनाह है, हम लोग असली सनातनी हैं। वो जो यंग जनरेशन है जो उनको उकसाता भी है नौजवानों को कि तुम असली सनातनी हो तो उठो, हमारे साथ चलो। इस तरह की तमाम बातें लोगों को उकसाने की बातें करता है जब ये सब मारे जाते हैं। अब मैं बता दूं कि ये जो पुलिस ने रविंद्र को और अरुण को पकड़ा कैसे पुलिस के शिकंजे में फंस गए, कैसे पुलिस के जाल में ये गुनहगार फंस जाते हैं। तो बात करते हैं 10 सितंबर की। 10 सितंबर के सुबह जो होता है 9:30 बजे, बरेली के स्टेशन के पास, बरेली में स्टेशन के पास एक प्रीत पैलेस है। प्रीत पैलेस में रविंद्र एक कमरे का किराया लेता है। जो रविंद्र है वो मुख्य शूटर है। वो बरेली पहुंच जाता है 10 सितंबर को सुबह 9:30 बजे। स्टेशन के पास में वो प्रीत पैलेस में एक कमरा लेता है
और कमरे में अरुण भी आ जाता है, रविंद्र भी रहता है, और भी 5 लोग रहते हैं जो दूसरी जगह पर रहते हैं। और पूरे जो इलाके की रेकी की जाती है। और जो खुशबू पाटनी है, टारगेट पर वही थी, दिशा पाटनी की जो बहन थी, और इनका मकसद भी था दहशत फैलाना। दहशत कैसे फैलाई जाए। अब जो तारीख मुकर्रर होती है, जो दिन तय होता है, वो 11 सितंबर सुबह के 4 बजे का समय। हालांकि जो फायरिंग होती है वो थोड़ी घर से दूर पे होती है, इसलिए ये जो मामला है ये बहुत ही सोशल मीडिया पर वायरल नहीं होता है। इसके बाद फिर 12 को भी यही चीज़ होता है, तब जाके पुलिस छानबीन करती है मामले की। और ये फंसते कैसे हैं? जब इन्होंने प्रीत पैलेस में अपनी आईडी दिखाई थी तो आईडी में रविंद्र ने अपना गलत नाम सागर लिखवाया था। और ये कोई नहीं फंसता, एक इनसे चूक हो गई। चूक ये हो गई कि जब आधार कार्ड का जो इन्होंने नकली जो बनवाया था आधार कार्ड नकली नाम से, वो आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी इनके पास नहीं थी। और जब प्रीत पैलेस के काउंटर पर जब उसको बोला गया कि नहीं जमा करो अपनी आईडी को, तो इसने वहाँ पर जो बैठा हुआ था काउंटर पे, जो रिसेप्शनिस्ट था, उसको इसने कहा कि मेरे मोबाइल में ऐसा करो, तुम व्हाट्सएप से ट्रांसफ़र कर लो। और ये जब ये ट्रांसफ़र करता है तो उसका जो असली मोबाइल नंबर होता है वो प्रीत पैलेस के उस रिसेप्शनिस्ट के पास चला जाता है। और यहीं से राज खुलता है कि आखिर ये जो शूटर थे, इनका असली नाम क्या है, ये कहाँ के रहने वाले हैं, इनका मकसद क्या है, ये पूरी चीज़ें पुलिस के सामने आ जाती है। बंद करो बे। अब पुलिस ने 1500 से 2000 तक के सीसीटीवी कैमरे खंगालने शुरू कर दिए। और इनकी जो लोकेशंस थी, एक तो जो मोबाइल नंबर मिल गया था उससे इनकी लोकेशन के बारे में पता चलना शुरू हो गया। और उसके बाद जो सीसीटीवी कैमरे में इनका जो फ़ोटो जो इनकी मिली थी उसमें एक ने लाल जूते पहन रखे थे और एक ने और भी अलग तरह की जैकेट पहन रखी थी। इस तरह से पुलिस के पास बहुत सारे क्लू मिल गए इनको पकड़ने के लिए। अब पुलिस ने दबिश देना शुरू कर दिया। तो रविंद्र और जो इसके साथ में अरुण था, ये तो बच निकले। बाकी जो 5 लोग और रुके हुए थे, जिन्होंने 11 को फायरिंग की थी, और उनको पुलिस ने पकड़ लिया। जब 2-3 को पुलिस ने पकड़ लिया, उसके बाद फिर रविंद्र और अरुण जो है वो भागना शुरू कर दिए। लेकिन उनके जो साथी थे वो बराबर उनके संपर्क में थे, इसलिए पुलिस का जो जाल था वो पूरी तरह से कामयाब हुआ। उसके जाल में ये दोनों जो अपराधी है अब फंस चुके थे। हालांकि इन्होंने पुलिस को चैलेंज किया था कि पुलिस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और पुलिस को भी ये पता था कि ये जो रोहित गोदारा है, इसका जो ग्रुप है, इसमें लगभग 500 शूटर है। और 500 शूटर जो हैं वो नए नवयुवक हैं। और उसमें गरीब तबके से जो लड़के बाहर जाते हैं कमाने के लिए, जिनको नौकरी नहीं मिलती है, या जिसको थोड़ा अपने आप को दिखाने का वो रहता है अंदर की, नहीं वो थोड़ा अलग तरह के जो गाने वाने होते हैं, उस तरह के जो फैशनेबल होते हैं, कुछ इस तरह का जो मतलब अलग पिस्टल लेके फ़ोटो खिंचवाना और इस तरह के जो रहते हैं लड़के, उनको ये जो गोदारा है वो टारगेट करता है और उन्हीं को अपने ग्रुप में शामिल करता है। और उनको एक समय अच्छा पेमेंट भी दे देता है और लड़के आराम से उसके जाल में फंस जाते हैं। इस तरह से 500 लगभग 500 शूटर इसके अंडर में है। लेकिन चूंकि पुलिस को इसने चैलेंज दिया था, एक पूर्व अधिकारी जो कि सैन्य अधिकारी थी, उसके घर पे बालकनी पे फायरिंग भी हुआ था, इसलिए पुलिस एक्टिव होती है। और ये सारी पूरी जो घटना है ये मुख्यमंत्री जी के पास पहुंचती है। और फिर पुलिस 2 बदमाशों को 17 तारीख को शाम 7:30 बजे गाजियाबाद में ढेर कर देती है।